लॉ के अंदर ऐसा था कि आप उसके चेयरमैन को मतलब में डिस्ट्रस्ट मोशन यानी आपको जो उसको भरोसा नहीं है तो उसको निकाल सकते थे, मेंबर मिलकर वो ला सकते थे। अभी इतना उसको इतना पावर दिया हुआ है कि सब मेंबर मिलकर भी उसको निकाल नहीं सकते। आज भी अमेंडमेंट वही है कि हर पॉलिटिकल पार्टी का नजर सिर्फ खुद के नुमाइंदे बिठाने के लिए है कि भाई मेरा नुमाइंदा बैठेगा, इसका नुमाइंदा बैठेगा, ये वाली बात है। यानी टेक्निकली देखा जाए ये अमेंडमेंट में सच में काम करने वाली कोई बात नहीं है। वक्फ के गुनहगार को बचाने के लिए मतलब लॉ में क्लियर कट अमेंडमेंट किया हुआ है, तो उसमें वक्फ के जो गुनहगार उनको बचाया जाता है। आपको वक्फ के गुनहगार होंगे तो आपको मतलब में पहले बुरी सजा मिलने की जगह पे आप सिंपल सजा मिलेगी। ये गवर्नमेंट सच में मुसलमानों के बारे में चाहती होती और काम करना सोचती होती तो बहुत कुछ नाइंसाफी हो रही है, बहुत कुछ गलत काम हो रहा है कि आज के बाद कोई भी आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ अपने एएसआई की प्रॉपर्टी जो होगी वो वक्फ प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगी। कि ऐसा क्या था कि इतने सब लोगों के सुझाव, इतने लोगों के मतलब में विरोध, इतने लोगों का मतलब में टेक्निकल इश्यूज, उसको मैं कोई भी नजर सबको नजरअंदाज किया गया। न्यूज फॉर भारत हमारे इस मंच पर मैं आरिफ आलम आप तमाम का बहुत स्वागत करता हूं। इस वक्त मेरे हाथ में है वक्फ संशोधन बिल नहीं, इसे कानून जरूर कहेंगे क्योंकि दोनों सदनों में ये बिल पास हो गया है और राष्ट्रपति ने साइन भी कर दिया है, इसीलिए अब इसे एक कानून माना जाएगा क्योंकि ये पूरे देश में लागू हो चुका है। इसी कानून पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में रिजवान कादरी साहब मौजूद है। रिजवान साहब एक लंबे वक्त तक अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी के साथ जुड़े रहे हैं, ये भी एक वक्फ प्रॉपर्टी थी, तो इनसे ही बातचीत करते हैं कि नए कानून से किस तरीके से मुस्लिम समुदाय के लोगों को और उनकी वक्फ की प्रॉपर्टियों को नुकसान होगा। रिजवान साहब, सबसे पहला सवाल ये है, वालेकुम, जिस तरीके से दोनों सदनों में आनन फानन पास हुआ और उसके बाद में राष्ट्रपति का साइन और ये पूरा बिल कानून सर्कुलर हो गया, इसे कैसे आप देखते हैं? टेक्निकली मैं ये कहूंगा कि आपने जो वर्ड यूज किया आनंद फानंद में, जो कुछ भी है, आज गुजरात अपने इंडिया के अंदर वक्फ का बिल जो आपने बताया बिल से कानून बन चुका है और दोनों सदनों में पास हो गया, राष्ट्रपति ने साइन कर लिया हुआ। तो हमारे पास कोई चॉइस रहती नहीं है एक्सेप्ट कि हमको जो उसमें डिससेटिस्फेक्शन है तो उसको कोर्ट ऑफ लॉ में मतलब में जाके हमारे एड्रेस करना पड़ेगा। उसके बाद उसके अलावा हमारे पास कोई चॉइस नहीं रहती। डेफिनेटली इसको जो पेस से किया गया, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाई, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने काफी लोगों को ओपिनियन लिए, सब कुछ लिए, उसके बावजूद ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सदस्यों का ये कहना था कि हमने जो सजेशन, जो अपने सुझाव दिए हुए, सजेशन दिए हुए, उसको जेपीसी ने माना नहीं। सेम टाइम पे मतलब पार्लियामेंट में हम लोग जो देखे तो पार्लियामेंट की डिबेट भी काफी लंबी चली, जो जनरली कोई भी लॉ के लिए पार्लियामेंट की डिबेट 3-4 घंटे चलती है, उसको जगह पे 8 से 10 घंटे चली। मगर डिबेट लंबी चलना इंपॉर्टेंट नहीं है, डिबेट में रखे हुए प्रश्न, कोई ने सुझाव रखा हुआ है तो सुझाव को आप मानना, टेक्निकल चीज वो इंपॉर्टेंट है। तो ये देखा जाए तो डिबेट 2 घंटे चली, 5 घंटे चली कि 5 दिन चली, मेरा मानना उसको कोई इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट ये है कि किसी ने सुझाव, पॉजिटिव सुझाव रखा हो तो सुझाव को मानना चाहिए। ये डिबेट आपने ये बिल के अंदर अभी तक यही देखा कि जेडीयू और टीडीपी जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके मतलब में मुसलमान वोटर्स है तो उन्हें कुछ न कुछ सजेशन रखे, उनके सजेशन के अलावा किसी के सजेशन को जेपीसी के अंदर बैठे हुए जो मेंबर्स थे उन लोगों को मिले, काफी लोगों को मिले, काफी लोगों ने सजेशन रखा। मेरा मानना नहीं, ऑलरेडी क्लियर कट दिख रहा है जो ऑलरेडी मतलब में पुराना बिल था और उसके बाद मतलब में अभी हमारे पास जो फाइनल होके आया हुआ उसके अंदर बहुत माइनर सजेशन है जो टीडीपी और जेडीयू ने रखे हुए, वही सजेशन, उसके बाद कोई सुझाव को माना ही नहीं गया। तो ये ऐसा लग रहा है काफी लोगों को, मतलब में ये लग रहा है कि उनके जो करना था वही किया, लोगों के सुझाव को माने नहीं, और ये चीज लोगों को मतलब दिल में डेफिनेटली अच्छा नहीं लग रहा कि मतलब लगता है कि ऐसा क्या था कि इतने सब लोगों के सुझाव, इतने लोगों के मतलब में विरोध, इतने लोगों का मतलब में टेक्निकल इश्यूज, उसको मैं कोई भी सबको नजरअंदाज किया गया। तो डेफिनेटली ये शक हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपने जो किया आनंद फानंद कि इसी तरह से कहीं उनको पास करना ही था, इसी तरह से पास कर लिया हुआ, अभी ऐसा ही मैसेज जा रहा है। रिजवान साहब, एक सवाल ये भी उठता है कि जो ऐतिहासिक इमारतें हैं क्या उस पर सरकार कब्जा कर लेगी, क्योंकि ये कानून बनने के बाद में सवाल खड़े हो रहे हैं। नहीं, प्रैक्टिकली सरकार कर भी सकती है। क्यों? सेक्शन 3 उसका सब सेक्शन क्रॉस डी है, उसमें बहुत क्लियर कट लिखा हुआ है कि इस आज से पहले जितने भी आर्कियोलॉजी सर्वे यानी एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट बोलते हैं, जिसको टेक्निकली आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने मतलब मैं जैसे कितने मॉन्यूमेंट पे जाते हैं, जैसे जामा मस्जिद पे आप जाते हो तो ब्लू कलर की प्लेट लगी होती है, अपना अदालत की बात पे जाओ तो ब्लू कलर की प्लेट लगी होती है,
उनने ये मैसेज में ऑलरेडी बहुत क्लियर कट लिखा हुआ है कि आज के बाद कोई भी आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ अपने एएसआई की प्रॉपर्टी जो होगी वो वक्फ प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगी। अच्छा, ये जो नया कानून है इसमें ये मेंशन किया हुआ है, लिखा गया है कि सेक्शन 3 उसके सब क्लॉज डी के अंदर ये ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि आज के बाद एएसआई की प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट को वक्फ नहीं कहा जाएगा। अच्छा, तो अहमदाबाद में कितनी ऐसी प्रॉपर्टीज होंगी और उसको लेकर क्या कर सकते हैं? यानी एएसआई का जो अहमदाबाद का डिवीजन कहा जाता है वो डिवीजन के पास में तकरीबन 55 प्रॉपर्टी है। 55 प्रॉपर्टी में से मैं मानता हूँ मोर देन 45 प्रॉपर्टी इस्लामिक प्रॉपर्टी है। अच्छा, मतलब में वो हैगी। अब वो प्रॉपर्टी में कैसा, कितनी प्रॉपर्टी ऐसी होगी कि मुसलमानों ने बनाई होगी मगर मतलब इस्तेमाल नहीं होती होगी। अब जैसा कि सर्किल रोजा कमेटी में सर्किल रोजा की दरगाह है, वो ऐसे ही प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, मगर उसके बाद 2-3 टॉम है, यानी मतलब मौजोलियम बोलते हैं या अपने दरगाह बोलते हैं, ऐसे है जो टूटे फूटे हुए, वो भी मतलब ऐसे की प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट की लिस्ट में आते हैं। तो ऐसे भी है, मगर 45 में से मैं मानता हूँ 10 से 12 प्रॉपर्टी ऐसी है जो मुसलमान वहाँ पे नमाज अदा करते हैं और मुसलमान का इस्तेमाल करते हैं। तो वो इस्तेमाल बंद नहीं होगा, मगर हम उसको हक से नहीं कह सकेंगे हमारी वक्फ प्रॉपर्टी होगी, ऐसा नहीं कह सकेंगे। ऐसे लॉ के अंदर बहुत क्लियर मेंशन किया हुआ है। अच्छा, तो ये बड़ा नुकसान तो जाहिर सी बात है, लेकिन सवाल ये उठता है कि मेरी कुछ लोगों से बात हुई, उन लोगों का कहना है कि भाई इससे महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी, जो गरीब है उसको रोजगार मिलेगा, उनको आर्थिक रूप से मदद मिलेगी नए कानून की वजह से। और वो बीजेपी के मुस्लिम चेहरे हैं, दूसरे मुस्लिम लोग हैं, उन लोगों का ये कहना है। उन लोगों के बयान को आप कैसे देखते हैं? देखो, मैं बीजेपी या कोई नहीं बोलूंगा, कोई भी अच्छा इंसान ये सोचेगा कि जो गवर्नमेंट बता रही है, गवर्नमेंट ने ये बताया कि ये कानून आने के वजह से मतलब में कितने लोग मुसलमान गरीब एम्पावर होंगे, और मतलब में ये गवर्नमेंट बता रही है कि मतलब मैं उसको मतलब जैसे में कितने इस्लामिक मतलब में अपने वक्त वालों ने यूनिवर्सिटी कायम किया, एजुकेशन इदारे कायम किया, वो लोग बोल रहे हैं कि इसकी वजह से वो एजुकेशन इदारे कायम होंगे। डेफिनेटली ये सुन के मेरे को तो खुशी होगी, डेफिनेटली कि अच्छा काम होगा, कंस्ट्रक्टिव काम होगा तो खुशी होगी। मगर ये नरेशन मेरी नजर में कि बोलना कुछ करना कुछ, क्यों मुसलमान ये गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं करती? दो चीजों की बात है। एक, मैं नरेशन की बात करता हूँ, नरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये गवर्नमेंट सच में मुसलमानों के बारे में चाहती होती और काम करना सोचती होती तो बहुत कुछ नाइंसाफी हो रही है, बहुत कुछ गलत काम हो रहा है, तो वो गलत कामों में मतलब मैं क्यों वहां पे रोकती नहीं है? इसलिए हमारे को ये गवर्नमेंट पे ट्रस्ट नहीं है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट 2 के गुजरात में, आप भी गुजरात में, हम भी गुजरात में कम्युनल अपने प्रोटेक्टेड अपने ये बोला क्या कम्युनल डिस्टर्ब एरिया एक्ट करके लाए हुए जी, आसान धारा जिसको हम लोग जो कहते हैं, आसान धारा के नाम पे क्या मुसलमानों के साथ ज्यादती होती है वो हम सब जानते हैं। इसी तरह से ये एक्ट के नाम से भी बहुत कुछ होगा। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि बहुत सही माने में सही होना चाहिए, तो मतलब मैं ये एक्ट के अंदर ऐसा कोई प्रोविजन, यानी ये अमेंडमेंट है, नया एक्ट नहीं है, ये अमेंडमेंट है, यानी एक्ट के अंदर कुछ चेंजेस लाए। चेंजेस लाने में मतलब मैं वक्फ के जो मतलब मैं डिफॉल्टर है या वक्फ के मतलब मैं वक्फ के गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको पहले इंग्लिश में रिगरस इम्प्रिजनमेंट मतलब मैं जो बोलते हैं ना बहुत सख्त सजा की कार्रवाई गई थी, वो रिगरस इम्प्रिजनमेंट को कैंसिल करके सिंपल इम्प्रिजनमेंट कर दिया। यानी आपको वक्फ के गुनहगार होंगे तो आपको मतलब मैं पहले बुरी सजा मिलने की जगह पे आप सिंपल सजा मिलेगी। आपको मतलब मैं पहले नॉन बेलेबल ऑफेंस था, इसके बाद बेलेबल ऑफेंस हो गया हुआ है। और पहले आपको मतलब में मैक्सिमम सजा अपने 2 साल की हो सकती है, इसके बाद मैक्सिमम सजा 6 महीने की है। यही बता रहा है कि अभी आप वक्फ के गुनहगार होंगे, उनको रोकने की जगह पे आप क्यों कह रहे हैं कि भाई इसकी वजह से वक्फ को फायदा होगा। वक्फ के गुनहगार को बचाने के लिए मतलब में लॉ में क्लियर कट अमेंडमेंट किया हुआ है, तो उसमें वक्फ के जो गुनहगार उनको बचाया जाता है। ऐसे एक ही एग्जाम्पल दिया हुआ है। दूसरा मैं एग्जाम्पल की बात करूंगा कि वक्फ के कानून के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब ये मैसेज दिया जा रहा है कि उससे मतलब में सोशल रिफॉर्म्स आएगा जी। पहले भी प्रोविजन 2013 के एक में भी प्रोविजन थी कि भाई औरतों को तो मतलब में हक था ही, औरतों के 2 औरतें लेते थे, और गुजरात स्टेट वक्फ बोर्ड में ऑलरेडी औरतें बैठी हुई है। यानी वो ऐसा कुछ नहीं है कि जिसकी वजह से, ऐसा भी नहीं है कि भाई सबसे पहले क्या हो, मेरे जेब में पैसा आएगा तो मैं कौन की खिदमत करूंगा। तो ये पैसा लाने का क्या काम है? पैसा लाने के लिए काम में मतलब मैं वक्फ प्रॉपर्टी उसको प्रॉपर सही मानो में मतलब मैं रियल एस्टेट की तरह मैनेजमेंट करना चाहिए, उसके बारे में कोई काम नहीं है, उसके बारे में कुछ बात नहीं है। यानी यूं कहा जाता है कि वक्फ की आज की आमदनी, वक्फ सेंट्रल वक्फ काउंसिल की आज की मतलब वक्फ की आमदनी साल की 200 करोड़ है। वो 200 करोड़ को 500 करोड़ करने का कोई अमेंडमेंट ही नहीं है, कोई काम ही नहीं किया हुआ है। ऐसा कोई काम नहीं किया हुआ है कि भाई ये आमदनी बढ़ेगी, उस पर कोई अमेंडमेंट नहीं, जिक्र तक नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको आगे बताऊं तो जिक्र तक नहीं है, आमदनी बढ़ेगी
तो सोशल काम होगा, तो रिफॉर्म्स की बात होगी। आमदनी बढ़ने के लिए कोई एक्शन, कोई पगले लिए कुछ नहीं लिए, ऊपर से वक्फ के चोरों को आप बचाने की काम कर रहे हो। तो मतलब ये वजह से मतलब मैं ये वक्फ में, मैंने मेरे एक दोस्त को, आप जैसे बोलते हैं ना, एक दोस्त ने मेरे हंसते हंसते बोला कि नहीं ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भाई पहले वक्फ के ट्रस्टी मुतवल्ली चोर होते थे, वक्फ बोर्ड के, मगर वक्फ बोर्ड के ट्रस्टी मुतवल्ली जो भी वक्फ बोर्ड के मेंबर होते चोर होते थे, वो किसने अपॉइंट करे हुए? कांग्रेस गवर्नमेंट ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने, आपकी गवर्नमेंट ने, या कोई भी गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल पार्टी अपॉइंट करती है। ये रिफॉर्म्स में ऐसा लाए हुए आज तक कि भाई हमारी पॉलिटिकल पार्टी के पास पावर हम लोग ले लेते हैं, हम कौम में से अच्छे लोगों को, जिनकी नीयत साफ है और जिसने अच्छे काम किया, उनको आज के बाद मेंबर लेंगे। ऐसा एक अमेंडमेंट एक भी नहीं लाए हुए। आज भी अमेंडमेंट वही है कि हर पॉलिटिकल पार्टी का नजर सिर्फ खुद के नुमाइंदे बिठाने के लिए है कि भाई मेरा नुमाइंदा बैठेगा, इसका नुमाइंदा बैठेगा, ये वाली बात है। यानी टेक्निकली देखा जाए ये अमेंडमेंट में सच में काम करने वाली कोई बात नहीं है, सिर्फ एक नया अमली जमाना उम्मीद नाम से पहनाया हुआ है। इससे तो गुजरात के लोगों को खुश होना चाहिए, क्योंकि गुजरात में लंबा भ्रष्टाचार हुआ था वक्फ बोर्ड में, और उसको लेकर जांच भी हुई थी, मामला जो है वो हाई कोर्ट में पहुंचा था। तो अगर पारदर्शिता की बात इस नए कानून में की जा रही है तो गुजरात के लोगों को खुश होना चाहिए, क्योंकि फिर उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। मैं आपको वही बता रहा हूं कि पहले वक्त के अपने लॉ के अंदर ऐसा था कि आप उसके चेयरमैन को मतलब में डिस्ट्रस्ट मोशन, यानी आपको तो उसको भरोसा नहीं है तो उसको निकाल सकते थे, मेंबर मिलकर वो ला सकते थे। अभी इतना उसको इतना पावर दिया हुआ है कि सब मेंबर मिलकर भी उसको निकाल नहीं सकते। यानी चेयरमैन को इतना पावर दे दिया, उसको निकाल भी नहीं सकते आप। यानी चेयरमैन जो चोरी करेगा उसको कोई निकाल नहीं सकेगा अंदर में। गवर्नमेंट डेफिनेटली काम कर सकती है। तो गवर्नमेंट के लिए जिस तरह से आपने बताया कि भाई गुजरात स्टेट के अंदर ऑलरेडी चेयर अपने वक्फ के पुराने चेयरमैन थे, जब भी थे उनको इल्जाम लगे हुए, उन्होंने 26 प्रॉपर्टी वक्फ की बेच दी थी, इल्जाम लगे हुए, उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया हुआ है। गवर्नमेंट ने सच में नियत साफ होती तो उस पर भी एक्शन लिया होता और काम किया होता। यानी दिखाती की तरह दिखाने के दांत अलग है और बताने के दांत अलग है। यानी आपने जिस तरह से बताया कि लोग खुश हो रहे हैं, डेफिनेटली कोई भी बंदा खुश होगा जिसको अच्छी बात करे। आपको बोला कि सच की जीत होगी तो आप भी खुश होंगे। यानी जो खुश हो रहे हैं उनको ये लग रहा है कि सच की जीत। और सेकंड चीज, जो वेस्टेज इंटरेस्ट वाले लोग हैं, जिसको मतलब में ये चीजों से वेस्टेज में कुछ फायदा उठाना है, या कितने को लोगों को सिर्फ चापलूसी करना है उनके आकाओं की, तो मतलब वो लोग मतलब में है, तो ऐसे लोग मतलब में इस पे काम कर रहे हैं। और ऐसे लोग इस तरह से 2-3 लोगों के लोग टाइप के लोग खुश हो रहे हैं, जिस तरह से मैंने बताया। अच्छे लोग भी खुश हो रहे हैं, मगर अच्छे लोगों को पता नहीं है कि इसमें सच में क्या काम हुआ है। इसकी वजह से आज के जैसे हमारे जैसे लोग, जिसको मतलब में प्रॉपर्ली स्टडी करा हुआ है और जिसने प्रॉपर्ली समझे हुए, वो उसका विरोध कर देंगे। अच्छा, एक सवाल ये है रिजवान साहब आखिरी की, जिस तरीके से ये कानून बन गया है और मुस्लिम संस्थाएं इसको लेकर अलग अलग तरीके से इसका विरोध कर रही है, क्या विरोध ही रास्ता है या कुछ और विकल्प है उनके पास? देखो, मैं उसको ये बोलूंगा कि मतलब मैं जिसको मतलब मैं लगता है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स होगा तो वो जाएंगे, वो सस्ता जाएंगे। तो कॉमन मैन को उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। कॉमन मैन को सिर्फ ये सोचना है कि वक्त प्रॉपर्टी हमारे पास 100 थी, 100 की बजाय 5, 10, 15 जो भी हमारे पास रहती है, बचती है, उसको फोकस करना चाहिए, उस पर काम पे आगे काम करना चाहिए। मतलब मैं एग्जांपल, मेरे जेब में 100 रुपए होंगे तो मैं अच्छा काम करूंगा, या 10 रुपए होंगे तो काम नहीं कर सकता, ऐसी वाली बात नहीं है। 10 रुपए पे फोकस करना चाहिए और 10 रुपए पे काम करना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि कॉमन मैन जो भी वक्फ इदारे से जुड़े हुए वक्फ के सिस्टम में चाहते हैं, तो सबसे पहले उनके ये कोशिश करना चाहिए कि वक्फ के इदारों में जो भी आप बंदे बैठे हुए वो उसका एफिशिएंट इस्तेमाल करे, रियल एस्टेट की तरह उसको सोचे, उसको साथ में अच्छी एफिशिएंटली इनकम जनरेट करे, इनकम जनरेट कौम की खिदमत के लिए काम करे। उनके पास जितनी भी प्रॉपर्टी है, 2 है, 5 है, 25 है, उस पर फोकस करना चाहिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये होना चाहिए कि लोगों को मतलब में समझना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टी की सिर्फ मंशा उनके नुमाइंदे को बिठाने की है। उसमें गलत लोग, वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोग ही ज्यादातर होते हैं, क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि भाई जो बंदा होता है उसको मतलब में कुछ ना कुछ अचीव करना होता है कि भाई मेरा पावर अचीव करना है या मेरे पैसे कमाने। तो ऐसे बंदों के लिए चौकन्ना रहना चाहिए। हमारे जैसे मतलब में विसल ब्लोअर की तरह काम करना चाहिए। ये गवर्नमेंट जो बात कर रही है कि भाई हम ये अमेंडमेंट में ये लाए, सच में ये गवर्नमेंट को याद कराना चाहिए कि भाई आपकी नियत ये थी, तो आप ऐसे गलत लोगों को क्यों बिठा रहे हो? क्योंकि गुजरात के अंदर 95 से लेकर मतलब वक्फ बोर्ड, अपने गुजरात स्टेट वक्फ बोर्ड में 95 से बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो यहाँ का वक्फ बोर्ड अपने बीजेपी गवर्नमेंट ही बिठा रही है। इसी तरह से बीजेपी की ऑल ओवर इंडिया के अंदर मतलब 12 राज्य आई थिंक 12 स्टेट है, 12 स्टेट में 14 स्टेट है, 14 स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो अब वो बीजेपी की गवर्नमेंट खुद के बंदे बिठाएंगे, जो पावर उनके पास है, तो उनको ये दिखाना चाहिए कि भाई उनके बंदे सच में अच्छे बंदे को बिठाना चाहिए, उसमें रिफॉर्म लाना चाहते हैं, जो मैसेज देना चाहते हैं, जो समाज को डिस्ट्रस्ट है, डिस्ट्रस्ट दूर करना चाहते हैं, तो सच में उनके ऐसे बंदे बिठा के और सही जो काम में काम करते हैं, काम के लिए काम करते हैं, लोगों को बिठाना चाहिए। एक आखिरी मैसेज क्या आप देंगे मुस्लिम समुदाय के लोगों को? मैं एक ही बात करूंगा कि रादर देन नेगेटिव सोचना, मतलब मैं जो सोचना, जो चीज हमारे हाथ से निकल चुकी है, मतलब मैं कॉमन मैन इसमें कोई चेंज नहीं ला सकता। जो एक कानून बन चुका है तो कहीं चेंज ला नहीं सकता, तो उसमें हमारे पास जो बचा हुआ है,
हमारे पास जो है वो रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना चाहिए, रिसोर्सेज इस्तेमाल करके कौम को कैसे आगे लाए उस पर फोकस करना चाहिए। और सेकंड अर्थ में कि जो समझदार लोग हैं, जो मतलब में इंटेलेक्चुअल लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोगों के लिए अभी जो ऑलरेडी गए हुए सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट में जाके मतलब में फंडामेंटल राइट्स का क्या वायोलेशन हो रहा है या क्या मतलब में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है मुसलमानों के साथ, तो उसके बारे में प्रॉपरली रिसर्च पेपर पर स्टडी करके उसको मतलब सुप्रीम कोर्ट में रखना चाहिए। दो काम करना चाहिए मेरे को। तो ये है वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो नया कानून बना है उसकी कॉपी। इसको पढ़ने की जरूरत है मुस्लिम समुदाय के लोगों को, ताकि इसके अंदर क्या क्या नई चीजें जोड़ी गई है उसे तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग समझ सके और ये भी जान सके कि इस नए कानून की वजह से उनके और उनकी वक्फ की संपत्तियों को किस तरीके से हड़पने की एक सोची समझी साजिश की गई है। तो ये थे रिजवान साहब। रिजवान साहब एक लंबे वक्त से अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी जो है वो वक्फ के अंतर्गत आती है, उसमें काम कर चुके हैं। इन्होंने इस बिल को पढ़ा और समझा। एक बड़ी बारीक चीज ये बताई कि ये सरकार पारदर्शिता लाने की बात कर रही है, करप्शन को रोकने की बात कर रही है, लेकिन इस बिल में एक चीज ये है कि आप बढ़ चढ़ कर भ्रष्टाचार करें लेकिन मामूली जुर्माने और कम सजा में बरी हो सकते हो। बस सवाल ये है कि आप इस पार्टी के साथ जुड़े हो, तभी आप भ्रष्टाचार कर सकते हैं और तभी आप करप्शन कर सकते हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि ये सरकार मुस्लिमों की आवाज को कब सुनती है और इस काले कानून को वापस कब लेती है।